बच्चों 70 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको 35 सॉल्व करना है। आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, 100% सॉल्व कर लेंगे। बशर्ते एक चीज है कि अगर आप इस सेशन को सही से देखते हैं, समझते हैं, बेचैन नहीं होते हैं और आराम से अंत तक अगर देखिए तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए सेशन स्टार्ट हो चुका है, तब तक मैं चाहूंगा कि एक बार आप सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे अपने सभी साथियों के साथ, और भी बच्चे जो है जुड़ जाएंगे। तो आज के सेशन में हम लोग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव का भी कुछ ना कुछ प्लान कर लेंगे। ठीक है साथियों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। और चलिए स्टार्ट किया जाए साथियों। आप लोग एक बार सेशन को कर देंगे शेयर, ताकि और भी जो बच्चे हैं आसपास के आपके दोस्त मित्र साथी सब लोग जुड़ जाएं, क्योंकि आज का सेशन जो है ना ये क्वेश्चन बैंक है, जहां पे बच्चों मतलब काफी सारे स्टूडेंट जो है बच्चों इस चीज का तलाश करते हैं कि हमें अच्छे से क्वेश्चन का, अब देखिए आंसर तो आपके पास भी गैस पेपर वगैरह चाहे जहां भी क्वेश्चन बैंक वगैरह आप खरीदे होंगे उसमें आंसर तो आपको एबीसीडी मिल ही जाता है। पर सबसे बड़ी बात है कि अगर ए होगा तो क्यों होगा, इन चीज को समझना बहुत जरूरी होता है, इन चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। प्यारे साथियों, आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग आज के सेशन की शुरुआत माँ सरस्वती की वंदना से कर लेते हैं, याद से स्तुति से कर लेते हैं। जय माँ, आप सब पे कृपा बनाए रखिए, आपकी कृपा से ही सब कुछ संभव है। और ये जो भी जितने भी साथी अभी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इन सबके सपने को साकार करने में आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। साथियों, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ करके अंत तक सेशन को एंजॉय करो, और जो भी आंसर होगा आप लोग चैट सेक्शन में लगाते रहना, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर बहुत ज्यादा है। क्योंकि हम 2009 से लेकर के 2024 तक का क्वेश्चन बैंक करने वाले हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, 2009 से लेकर के 2020 तक में बच्चों ऐसा पैटर्न नहीं था, 70-70 वाला पैटर्न नहीं था शायद, ठीक है ना। तो यहाँ तक काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और यहाँ तक आप देखिए जब हम लोग एग्जाम दिए थे तो 7 ही ऑब्जेक्टिव होता था उसमें, उसके बाद एक से ज्यादा सही वाले ऑप्शन हुआ करते थे, उसके बाद कथन और कारण वाला भी क्वेश्चन दिया जाता था। तो वो सब तो आप लोग के पैटर्न से आउट कर दिया गया है, उदाहरण वाले क्वेश्चन, पैसेज वाले क्वेश्चन दिए जाते थे, तो वो सब तो जो है बच्चों हम लोग हटा दिए हैं, मतलब क्योंकि अब वो पैटर्न रहा नहीं। तो आपको 2009 से 2020 तक में क्वेश्चन की संख्या बहुत कम दिखेगी, और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। लेकिन उसके बाद हम करेंगे फिर 2021, यहाँ से यहाँ तक हम एक साथ में करेंगे, फिर 2022 करेंगे, फिर हम करेंगे 2023, फिर हम करेंगे 2024। तो आपको आज तो रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला का सवाल का जवाब तो आप लोग दे चुके हो, और मैं रहूंगा एकदम थोड़ा स्पीड मेंटेन करना है कि निम्नलिखित में से किसके हिमांक का अनुमान अधिकतम होता है। आप देखो ग्लूकोज और यूरिया ये पानी में डिजोल्व होने वाली कहानी, इसके तो आयनन वाले पार्ट में है नहीं, आयन नहीं देगा। NaCl की बात करते हैं बच्चों तो Na प्लस और Cl माइनस, इसलिए I का मान कितना हो गया 2। इसमें हो जाता है बच्चों 2Kp प्लस और SO4 पे 2 माइनस होता है, तो इसमें जो आयन हो गया टोटल I का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। जब I का मान ज्यादा होता है तो ये वैल्यू बढ़ जाता है, तो I का मान किसके लिए ज्यादा हो गया, इसके लिए, तो I का मान इसके लिए ज्यादा हो गया। ये सवाल अभी हम कर रहे हैं 2009 से, 2009 से ये सारे सवाल है, ये सारे सवाल 2009 से, ईयर मेंशन आगे मिलेगा, अभी नहीं, टेंशन मत लेना। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की बात किया है बच्चों, प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का क्या होता है यूनिट। देखो R, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है A से B बन रहा है, अब हमें प्रथम कोटि का है तो R बराबर K, A की पावर में ये सांद्रता के पावर 1 होता है। K का निकालना है तो R बटा में क्या कर लेंगे हम, A की सांद्रता। R का क्या होता है बच्चों, मात्रक मोल प्रति लीटर और प्रति सेकंड भी होता है, और सांद्रता का क्या होता है, मोल प्रति लीटर। तो साथियों, मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर चला गया पेड़ा खाने, बच गया हमारा सही जवाब सेकंड इनवर्स। सेकंड एक टाइम है, इसलिए आप समय इनवर्स भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चों, समय इनवर्स कह सकते हो, समय इनवर्स, ठीक है। तो दूसरा का हमारा सही जवाब ए हो जाएगा। अगला सवाल है H3PO4 एक क्या है। H3PO4 क्या होता है बच्चों, इसको ध्यान से समझना सभी लोग। हम बात करते हैं फास्फोरिक एसिड की। अब ये P डबल बॉन्ड हो, इसका स्ट्रक्चर देख लो, जब भी भास्मिकता की बात करेगा जितना OH बॉन्ड का नंबर होगा वही उसकी भास्मिकता निकल के आ जाएगी बच्चों। इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो 3 OH बॉन्ड मिलता है, कितना OH बॉन्ड मिल गया, 3 OH बॉन्ड मिल गया। 3 OH बॉन्ड का मतलब यहाँ पे त्रिभास्मिक कह देंगे, क्या कहेंगे बालक, त्रिभास्मिक कह देंगे। ओके, आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयन प्रतिचुंबकीय है बच्चों। आप जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की कहानी आप सीख जाएंगे तो ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय की जब बात करेगा मतलब अनपेयर्ड होना चाहिए, अनुचुंबकीय का मतलब हो जाता है पैरामैग्नेटिक,
पारामैग्नेटिक, ठीक है। और प्रतिचुंबकीय की जब हम बात करें, प्रतिचुंबकीय, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, डायामैग्नेटिक। आप देखेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको ये दिखना चाहिए कि पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है। तो प्रतिचुंबकीय में आपको देखना है कि सब पेयर्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे Zn2+ का आएगा। किसका आएगा बच्चों, Zn2+ का। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहते हैं, जो पृथ्वी से निकाले जाते हैं भूपर पट्टी के अंदर से खनिज। तो साथियों इसमें जो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि रहती है, उस अशुद्धि को हम गैंग कहते हैं, या कभी कभी नाम एक दे सकता है अधात्री, या मैट्रिक्स भी कह सकता है। और इसको दूर करने के लिए हम क्या मिलाते हैं, फ्लक्स। गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर के बच्चों धातुमल बना देता है, यानी कि स्लैग बना देता है। तो यहाँ पे हमारा 5 का बी होगा। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, शून्य होता है, याद कर लेना। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था जिसका निकालना है उसको x मान लो, CO का 0 होता है, 0 × 4 बराबर में 0, x बराबर में क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, रिपीट भी हो सकता है। निम्न में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है। देखो बुखार को कम करने वाली दवा को हम कहते हैं एंटीपायरेटिक। क्या कहते हैं बच्चों, एंटीपायरेटिक। ज्वरनाशी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बालक, ज्वरनाशी। एंटीपायरेटिक दवाइयां मतलब कौन सी दवाइयां हो गया, ज्वरनाशी हो गया। क्या हो गया, ज्वरनाशी। अगला देखो, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया द्वारा। हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, क्योंकि इसमें एमाइड की अभिक्रिया हम लोग ब्रोमीन Br2+ में KOH से कराते हैं, ठीक है, एमाइड की अभिक्रिया। तो इसमें हमारा क्या मिल जाता है, मिथाइल एमीन। क्या मिल जाता है, मिथाइल एमीन हो जाता है। एल्किल हैलाइड को अल्कोहल में कैसे बदला जा सकता है। एल्किल हैलाइड का मतलब हो जाता है बच्चों RX। अगर आप इसको अल्कोहल में बदलना चाहते हैं, मतलब ROH करना चाहते हैं, तो X को प्रतिस्थापित किस समूह से करना पड़ेगा, OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन करना पड़ेगा, यानी कि विस्थापन। यहाँ पे दिखा क्या करना पड़ेगा बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा ये संभव है। ये विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा संभव है, ठीक है बच्चों। आगे चलो, कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर। कैप्रोलैक्टम आप लोग ये पढ़े होंगे, नायलॉन 6 जो होता है ना, नायलॉन 6 का मोनोमर। मोनोमर किसको कहा जाता है, बहुलक का सबसे छोटा पार्ट को हम क्या कहते हैं, एकलक कहते हैं। मोनोमर का हिंदी क्या होता है बच्चों, एकलक। यानी जैसे हम बात करते हैं पॉलीथीन, तो बहुत सारा इथीन मिल करके तब बनता है पॉलीथीन। बहुत सारा इथीन का मतलब क्या होता है बच्चों, पॉलीथीन। बहुत सारा इथीन का बहुलीकरण कराएंगे तो इसमें नायलॉन 6 का हम क्या करा लेते हैं, बहुलीकरण करा लेते हैं, तब हमको मिल जाता है कैप्रोलैक्टम। क्लियर है। अगला सवाल, 11 नंबर सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व कौन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। प्रथम संक्रमण श्रेणी कहां से स्टार्ट होती है, 3D, जो कि परमाणु संख्या 21 से लेकर के 30 तक स्टार्ट होता है। अब आप देखो, लोहा इसमें आता है, क्रोमियम भी आता है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं आता। निकेल भी आता है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं आता है। मैग्नीशियम कहाँ आता है बच्चों, ये एस ब्लॉक का तत्व है। कहाँ पे, एस ब्लॉक का ग्रुप 2 का एलिमेंट है, वर्ग 2 में आया जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये कौन तत्व नहीं है संक्रमण श्रेणी का, तो ऑप्शन सी। अगला, कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होता है बच्चों, CuFeS2। कॉपर पाइराइड का सूत्र क्या होता है, CuFeS2, जो कि कॉपर का एक बहुत अच्छा अयस्क होता है। इसमें दो अलग अलग धातु भी पाए जाते हैं। ये एक ऐसा अयस्क होता है जिसमें दो अलग अलग धातु पाए जाते हैं, कॉपर भी और आयरन भी। कॉपर भी और आयरन भी। क्लियर है बालक, क्लियर है। आप लोग यार रिप्लाई करो, धाकड़ रिप्लाई। अब प्रैक्टिस करिए, सोना नहीं है। यहाँ पे आके क्लास में आकर प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इन द सेंस कि मैं एक सवाल दिखा रहा हूं, आप चैट में आंसर टाइप करो। टाइप करने से क्या होगा, आपका फोकस बढ़ेगा इस पे। जब आप क्वेश्चन पे रिप्लाई करते हो ना, तो आपको क्वेश्चन के प्रति रुझान बढ़ जाता है, फोकस हो जाओगे थोड़ा, आंसर मेमोरीज हो, मतलब याद हो जाएगा थोड़ा सा, अच्छा देख के अच्छे समय तक याद रहेगा, भूलोगे नहीं। तो CuFeS2 कहीं पे दिख रहा है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अणुसंख्यक गुणधर्म किसको कहा जाता है, विलयन का वह गुण जो विलय के कणों की संख्या पर डिपेंड करता है, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। वो हमारे 4 हो जाते हैं, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और परासरणी दाब। हिमांक का अवनमन होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन भी होता है, क्वथनांक का उन्नयन भी। कौन नहीं है, तो प्रकाशीय क्रियाशीलता, ये नहीं होगा।